गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग उन सभी लोगों को जो मेरे आज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम बायोलॉजी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे, दैट इज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ में आज हम पढ़ेंगे प्रोकार्योटिक सेल्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी सेल का एक ओवरव्यू दे दिया था, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेल के। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोकार्योटिक सेल के बारे में। तो होपफुली आप सभी मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। शुरुआत करते हैं प्रोकार्योटिक सेल से। प्रोकार्योटिक सेल्स कौन से होते हैं ये बात तो हम लास्ट वीडियो में भी क्लियर कर चुके थे, बट द डिटेल स्ट्रक्चर कि प्रोकार्योटिक सेल्स में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है और उनका स्ट्रक्चर देखने में कैसा लगता है, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO। तो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर प्रोकार्योटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोकार्योटिक सेल क्या होता है स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे। प्रोकार्योटिक सेल वो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो वो कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है। नंबर 1 बैक्टीरिया हो गया हमारे पास, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया एंड पीपीएलओ जिसकी फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। उनमें प्रोकार्योटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर जनरली स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकार्योटिक सेल्स। जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक से दो सेल्स बहुत जल्दी बनते हैं, डिवीजन जल्दी होती है एज कंपेयर टू यूकार्योटिक सेल जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। The four basic shapes of bacteria are bacillus, rod-like, coccus, spherical-like, vibrio, coma-shaped and spirillum that is spiral side। देखो स्टूडेंट्स, हमने ये तो 11th क्लास में भी डिस्कस किया है कि जो सेकंड चैप्टर में कि चार तरह के शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास। नंबर 1 इज बैसिलस, नंबर 2 इज कोकस, विब्रियो एंड स्पिरिलम। तो इस चारों तरह की जो है बैक्टीरिया है। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar। जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो क्या है, फंडामेंटली सिमिलर होता है सभी प्रोकार्योट्स में, जो तरह तरह की शेप्स और फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फिगर से भी क्लियर हो जाता है व्हाट इज प्रोकार्योटिक सेल्स एंड यूकार्योट्स, और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। तो जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज मेरे वीडियोस को जल्दी से जल्दी देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया भी आपको दिखा रखी है, शेप्स अलग अलग तरह की शेप्स के बैक्टीरिया, ये इस बात से आप क्लियर होंगे। आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स प्रोकार्योटिक सेल्स में। ऑल प्रोकार्योट्स हैव अ सेल वॉल। सारे जो प्रोकार्योट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, जो किससे सराउंडेड होती है, सेल मेम्ब्रेन से। यानी कि आपके पास अगर एक सेल प्रेजेंट है दैट इज सेल वॉल एंड उसकी जो सराउंडिंग होती है यानी कि उसको कवरिंग करने वाली एक और वॉल होती है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है और जो आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस बचा होता है दैट इज फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसको मैं यहाँ पर ऐसे मार्क कर रही हूँ। दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इसमें कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती है। तो यहाँ पर मतलब कि क्या हुआ, प्रोकार्योटिक सेल है तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस बनाना गलत है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड। जो इनके अंदर का जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारे पास डीएनए हो गया इसका, वो नेक्ड होता है, यानी कि हम अपनी आंखों से इसको तो बिल्कुल नहीं देख सकते। नॉट एनवेलोप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं उनका मेन क्या मतलब होता है कि उसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगी और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस को कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होगी वो भी इसमें क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो ना तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सिमिलरली जब जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे हम स्टूडेंट्स, तो जेनेटिक मटेरियल को कवरिंग करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, बट वो प्रोकार्योटिक सेल्स में प्रेजेंट होते ही नहीं है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है जीनोमिक डीएनए के अंदर। अब देखो इस बात को क्लियर करते हैं, डीएनए तो उनके अंदर प्रेजेंट होता ही है, यानी कि आपके पास बहुत बड़ा सा सेल है, ठीक है, सेल है यानी कि मैंने आपको एनलार्ज व्यू बता रही हूँ, ठीक है। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी और फिर ये होगी सेल वॉल।
अंदर का ये जो मैट्रिक्स बचा फ्लूइड मैट्रिक्स दैट इज साइटोप्लाज्म, और फिर अंदर इसके डीएनए जो प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर एक और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, एक और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। इस तरह के जो स्मॉलर डीएनए होते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं, उसे कहते हैं प्लाज्मिड्स। द प्लाज्मिड्स डीएनए कन्फर करते हैं सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। तो वो जो ये जो प्लाज्मिड डीएनए प्रेजेंट होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए इनसाइड द जीनोमिक डीएनए, उसे हम प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। तो इसके पास एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। वन सच कैरेक्टर इज रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, और इनमें से जो एक कैरेक्टर होता है वो तो क्या प्रोवाइड करता है, एंटीबायोटिक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड फॉर मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेनर डीएनए। तो हम जो आपकी क्लास 12th है उसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से ये प्लाज्मिड डीएनए काम करता है। आगे हम बात करें तो ये डायग्राम को एक बार क्लियर देख लेते हैं। एक तो मैं आपके सामने रफ डायग्राम रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए जिस हिसाब से आप सोचते हो, और एक फिर हम डायग्राम पे फोकस करेंगे दैट इज प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है। आपके पास बैक्टीरियल डीएनए है, ठीक है, जो जीनोमिक डीएनए जिसे हम कहते हैं, ये आपके पास डीएनए प्रेजेंट है, बट जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं वो सर्कुलर इन शेप होते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, बट क्योंकि प्रोकार्योटिक सेल है तो उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होती है। क्रोमोसोम्स अंदर प्रेजेंट होते हैं और डीएनए प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जो होता है वो कवर होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, क्योंकि ये प्रोकार्योटिक सेल्स है तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होगी। तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, वो किन में प्रेजेंट होगी, वो प्रेजेंट होगी यूकार्योट्स सेल में। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं यूकार्योटिक सेल्स के ऊपर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकार्योट्स। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है, यूकार्योट्स में। ये मैं आपको डे 1 से कह रही हूँ कि ये जो यूकार्योटिक के मेन मतलब यही होता है कि जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। नो ऑर्गेनेलीज लाइक द वन इन यूकार्योट्स आर फाउंड इन प्रोकार्योट एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। हम कुछ ऑर्गेनेलीज को भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है जो यूकार्योट में भी पाई जाती है और प्रोकार्योट में भी पाई जाती है एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स, सिवाय एक के। वो कौन सी है, राइबोसोम्स। राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है स्टूडेंट्स जो यूकार्योटिक सेल्स में भी पाई जाती है और प्रोकार्योटिक सेल्स में भी पाई जाती है। प्रोकार्योट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। अब देखो क्योंकि उसके पास प्रोकार्योट के पास इतनी सारी कमियां हैं, यानी कि उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है, उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, उसके पास तो ऑर्गेनेलीज भी नहीं है, बट यूकार्योट्स के पास ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो प्रोकार्योटिक सेल्स है उनके पास एक यूनिक है, कुछ ऐसा है जो किसी के पास नहीं है। दैट इज किसकी फॉर्म में, वो इंक्लूजन्स की फॉर्म में है। वो किसकी फॉर्म में है, इंक्लूजन्स की फॉर्म में। अब क्या है इंक्लूजन, एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन की जिसे हम कहते हैं मीजोजम। एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म है यानी कि सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम मीजोजम कहते हैं, जो एक कैरेक्टरिस्टिक है सारे के सारे प्रोकार्योट्स की। थोड़ा क्लियर करें डायग्राम से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास एक सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन होगी दैट इज द सेल मेम्ब्रेन। ये थोड़ा सर्कल क्लियर नहीं बना है बट यू शुड फोकस, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, क्योंकि अब ये प्रोकार्योटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन इनके पास मीजोजम प्रेजेंट होती है जो इनको डीएनए की कवरिंग करती है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मेम्ब्रेन का काम ही यही होता है ना, फॉरनर जितने भी मटेरियल्स आ रहे हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और ट्रांसफर करना एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल में, तो यही काम होता है। तो इनके पास मीजोजम प्रेजेंट है, दिस वन इज द मीजोजम। तो ये है हमारे पास मीजोजम। ये सारे की सारे प्रोकार्योट्स में प्रेजेंट होती है। दे आर एसेंशियली इन फोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, एक तरफ से फोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन्स की। These are the infoldings of cell membrane. देखो डायग्राम में आपको दिखा रखा है किस तरह से, एक सेकेंड, हाँ ये देखो ये डायग्राम में आपको क्लियरली दिखा रखा है कि एक न्यूक्लियस होता है अंदर, साइटोप्लाज्म होते हैं और सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हुआ सेल का, ठीक है। लेकिन आप नीचे वाले डायग्राम को क्लियरली देखोगे, ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हुआ किसी भी सेल का। यूकार्योटिक सेल है, न्यूक्लियस है, लेकिन प्रोकार्योटिक की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर एक मीजोजम भी प्रेजेंट होती है। ये जो आपको येलो वन दिखाई दे रही है, दिस इज द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो आपके पास प्रेजेंट है, यानी कि देखो आपको येलो मार्क कर रखा है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स एक ही बात होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी की ही इनफोल्डिंग करना
यानी कि उसी का ही आपस में बाद में इनफोल्ड हो जाना, दैट इज द मीजोजम। आप चाहो तो क्लियर देख सकते हो फिगर में, तो दैट इज द मीजोजम। तो प्लीज स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक नीचे थम्स अप बटन पे जरूर क्लिक करें और सब्सक्राइब के साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आगे बढ़ते हैं हम अब सेल एनवेलोप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल की एनवेलोप किससे होती है एंड उसकी मॉडिफिकेशन किस तरह से की गई है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि उसके अंदर कैसे कैसे तरह के चेंजेस किए गए हैं। Most prokaryotic cell, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. ज्यादातर जो प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरियल सेल्स हो गए, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास प्रोकार्योटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बैक्टीरियल सेल्स पढ़ा था, पीपीएलओ पढ़ा था। तो ज्यादातर जो बैक्टीरियल सेल्स है उनके पास एक कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलोप प्रेजेंट होता है। ठीक है, केमिकल से बना हुआ कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलोप प्रेजेंट होता है। द सेल एनवेलोप कंसिस्ट करते हैं टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। और ये जो सेल एनवेलोप है, सेल एनवेलोप का मतलब एक तरह से यही हुआ कि जो सेल को एनवेलोप की तरह प्रोवाइड करता है। तो वो क्या करता है, 3 लेयर्स से बाउंड होता है, 3 लेयर्स से बना होता है। सबसे जो आउटरमोस्ट लेयर होते हैं उसे ग्लाइकोलाइट्स कहते हैं, ग्लाइकोकार्लिक्स कहते हैं। जो सेकंड वन होते हैं उसे द सेल वॉल कहते हैं एंड जो थर्ड वन होती है उसे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको अगर बात करें तो आपके पास ये सेल है। ठीक है, सेल के 3 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 1 हो गया, एक हो गया नंबर 2 जो सबसे बाहर है। एक तो सेल वॉल हुई, सेल वॉल के बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाहर 3 लेयर्स बनी होती है। ये 3 लेयर्स मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या है, सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट है, ये आपको दिख रही है सबसे आउटर मोस्ट, तो ये है ग्लाइकोकार्लिक्स, ये है ग्लाइकोकार्लिक्स। ठीक है, उसके बाद जो मिडल वन है आपके पास वो है सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच टाइप ऑफ एनवेलप परफॉर्म करती है कुछ फंक्शंस को। हर तरह का जो एनवेलप है यानी कि ग्लाइकोलाइसिस के कुछ अलग फंक्शंस है, सेल मेम्ब्रेन के कुछ अलग फंक्शंस है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ अलग फंक्शंस है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। पर ये क्या करती है, ऐसे एक्ट करती है जैसे कि एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है, क्योंकि तीनों का काम, जो मेन काम है, जो यूनिक काम है तीनों का, दैट इज द प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है जैसे इनर हो गई, इनर मेम्ब्रेन सेल वॉल हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल हो गई, फिर पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी होता है थोड़ा सा जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, एंड उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज ग्लाइकोकार्लिक्स। ये आपको डायग्राम दिखा रहे थे। वैसे आपको लेयर्स बहुत छोटी दिखती है लेकिन किससे बनी होती है, 3 लेयर्स से मिलकर ये इसकी लेयर्स बनी होती है जो मेन जो है मिलकर प्रोटेक्शन का काम करती है। बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है 2 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल एनवेलप्स। अभी तक हमने सेल एनवेलप की बात की थी, तो उसके बेसिस पर और वो किस तरह से स्टेन को रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन आर ग्राम पॉजिटिव, द अदर्स दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है। सो लेट अस क्लियर नाउ कि बैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई कर रखा है। एक तो शेप्स के बेसिस पर क्लासिफाई कर रखा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो शेप्स के बेसिस पर डिवाइड कर रखा है 4 पार्ट्स में कि अलग अलग शेप से विब्रिया हो गए, स्पिरिलम हो गए, कोकस हो गया। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि उसको 2 ग्रुप्स में बांट रखा है, ग्राम पॉजिटिव में एंड ग्राम नेगेटिव में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और किसके बेसिस पे बांट रखा है उसको डिस्कस करते हैं। सेल एनवेलप, उनके आउटरमोस्ट लेयर किस तरह से अरेंज्ड है और किस तरह से वो स्टेन को रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके बेसिस पर हमने बैक्टीरिया को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, जिनमें ग्राम जो है स्टेन ले लेते हैं, यानी कि स्टेन जो है वो ले लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। जो नहीं ले पाते स्टेन उसे ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ग्लाइकोकार्लिक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन, जो ग्लाइकोकार्लिक्स है वो डिफर करते हैं कॉम्पोजिशन में एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। तो अलग अलग बैक्टीरिया के बीच में जो थिकनेस होती है उससे डिफर करते हैं। इट कुड बी लूज शीट कॉल्ड द स्लाइम लेयर इन सम, while in others it may be thick and tough called the capsule। तो कुछ में वो लूज शीट की तरह प्रेजेंट होते हैं जैसे स्लाइम लेयर कहते हैं, और कुछ में वो क्या होता है, थिक और टफ की तरह, थिक और टफ बने होते हैं, दैट इज कैप्सूल। ठीक है, अब देखो ग्लाइकोकार्लिक्स के बारे में। ठीक है, ये आपके पास सेल है, दिस इज सेल, शुक्र है अच्छे से सर्कल बन गया। ग्लाइकोकार्लिक्स, फिर ये है ग्लाइकोकार्लिक्स, ये तो था हमारा सेल मेम्ब्रेन,
और ये जो मैं आउटरमोस्ट लेयर बना रही हूँ दिस इज ग्लाइकोकार्लिक्स। तो अब कलर चेंज करके और अच्छे से समझते हैं। तो ये था ग्लाइकोकार्लिक्स, दिस इज आउटरमोस्ट लेयर। ठीक है, ये वाली जो लेयर है बाहर वाली दैट इज ग्लाइकोकार्लिक्स। अब क्या होता है कुछ सेल में उसकी कॉम्पोजिशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी थिकनेस कितनी है, कितना मोटी है ये, ठीक है, उसके बेसिस पर हमने इसको डिवाइड कर रखा है टू पार्ट्स में। डिवाइड नहीं कह सकते, उसको कहते हैं कि अगर वो लूज शीट में प्रेजेंट हुआ, हल्का हल्का लूजली अरेंज्ड हुआ, तो उसे हम स्लाइम लेयर कहेंगे। और अगर वो टाइटली हुआ, टाइटली यानी कि एकदम रिजिड की तरह बना रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, टफ लेयर यानी कि कैप्सूल। ठीक है, तो ये दो अलग अलग नाम से बुलाए जाते हैं ग्लाइकोकार्लिक्स को। द सेल वॉल डिटरमाइंस करती है शेप ऑफ द सेल। अब सेल वॉल के फंक्शंस बता रखे हैं बेसिकली। अक्सर स्टूडेंट्स ऐसी लाइनों को इग्नोर कर देते हैं कि सेल वॉल डिटरमाइन करती है शेप ऑफ द सेल को, प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट को। लेकिन ये जो बातें हैं दिस डिफाइंस की ये सेल वॉल के फंक्शंस को इलैबोरेट करके बता रहे हैं कि सेल वॉल से किसी भी सेल की शेप आती है, उसको एक प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ताकि वो बैक्टीरिया से या किसी से बर्स्टिंग या कोलैप्सिंग ना कर सके। तो बाहर के जो फॉरनर जो हो गए हमारे पास उससे टकराए ना। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बात रखा है। जिसने स्टेन को रिटेन कर लिया दैट इज ग्राम पॉजिटिव, जिसने नहीं किया दैट इज ग्राम नेगेटिव। नीचे आपको दिखा रखा है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का बहुत अच्छे से एग्जांपल। थोड़ा फोकस करते हैं तो आपके पास सबसे पहले बीच में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म से बाहर होती है सेल मेम्ब्रेन, और जो थिक होता है, थिक पेप्टिडोग्लाइकन, वो आपको दिखा रखा है, यानी कि लूज शीट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं ये। और ये जो देखो तीनों लेयर्स को एक्सप्लेन कर रखा है, तीनों लेयर्स को एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, इसके साथ बता रखा है कि अगर टफ है तो वो कैप्सूल्स है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल इन नेचर होती है। अब सेमी परमिएबल का क्या मतलब होता है, एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, और वो इंटरेक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकार्योट्स। तो ये मेम्ब्रेन होती है वो सिमिलरली होती है स्ट्रक्चर में जैसे यूकार्योट्स में प्रेजेंट होती है। एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोजम। इनके बीच में एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आ जाता है मीजोजम। किसमें प्रेजेंट होता है मीजोजम, प्रोकार्योटिक सेल में, which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell। जो कैसे बनता है, एक तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन यानी कि उसकी हूबहू होता है, उसकी कॉपी की तरह होता है। these extensions are in the form of vesicles, tubules and lamella। तो ये जो एक्सटेंशन होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, या ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकते हैं, एज वेल एज लैमेला की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आगे सेमी परमिएबल का वर्ड क्लियर कर लेते हैं। हमने अभी बोला सेमी परमिएबल होता क्या है, पर डिस्कशन कहीं नहीं आया कमेंट बॉक्स में कि होता क्या है वो। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है हमारे पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास मतलब कि एक तरह से वही फंक्शन होता है कि वो सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल उसके एक फंक्शन को डिफाइन किया गया है। इसका मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटरमोस्ट लेयर की तरफ रिप्रेजेंट करती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। यानी कि वो चूज करती है कि बाहर का कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड, कौन सा बैक्टीरिया या कोई भी फॉरेनर एजेंट एंटर हो, तो वो सिर्फ उसी को अलाउ करती है जो सेल के लिए यूजफुल हो। जो बाहर से वायरसेस वगैरह आए गए सेल को अटैक करने के लिए, या बहुत हार्मफुल जो एजेंट्स आएंगे उसको थोड़ा अलाउ कर लेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेम यही है कि जो सेमी परमिएबल इसलिए उसे कहा गया है कि सेमी मतलब कुछ, सिर्फ कुछ ऑर्गेनिजम्स को वो अलाउ करती है सेल के अंदर आने के लिए। और परमिएबल का मतलब ये होता है परमिशन देना। तो परमिशन देने का काम कौन करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना क्लियर हुआ। तो जो क्या करते हैं, जो मेसोजोम के आगे डिस्कस कर रहे हैं अब हम, द सेल इन सेल वॉल, जो ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए की रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। तो ये सारे इसके कुछ फंक्शंस है। दे आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेसेस, तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एंजाइमेटिक कंटेंट। तो मेसोजोम की ये सारे फंक्शंस आपको डिस्कस किए गए हैं कि वो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है डॉटर सेल्स में, एंड इसके अलावा वो रेस्पिरेशन में, सिक्रेशन प्रोसेसेस में और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है।
इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया के बारे में सभी को पता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जिसे हम क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, जो पिगमेंट्स को कंटेन करके रखते हैं। तो प्रोकैरियोट्स में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, उसमें कुछ और एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसे हम क्रोमैटोफोर्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, पिगमेंट्स को कंटेन करके रखते हैं। तो यानी कि सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमैटोफोर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, ये बात तो मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ आपसे। तो अब आपको समझ आ गई, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताया कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पिक्चर में एक बार अच्छे से देख लेते हैं। फर्स्ट फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास ये जो ब्लू वन पार्ट है, दिस इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्कस करके बताई गई है। अब इसके बाद ये आपके पास मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स है, तो ये जो आपको ब्लू वन पार्ट दिख रहा है, ये क्या होता है, कुछ वायरसेस या अनवांटेड पार्टिकल्स जो है, जो सेल के लिए अच्छे नहीं होते, हार्मफुल एजेंट्स हो गए, उनके साथ आते हैं चिपक कर। ठीक है, ताकि सेल मेम्ब्रेन को पता ना लगे। लेकिन सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह से है कि वो क्या करती है, नेट वाटर फ्लो इनके अंदर चलता रहता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो जो सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है या वाटर मॉलिक्यूल्स जो भी है, ठीक है, उनको क्या करते हैं, अलाउ करती है ताकि वो इधर से उधर चले जाए, लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड पे आ जाए। ठीक है, और अक्रॉस द वॉल क्या कर जाए, सेल के अंदर एंटर कर जाए। तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के रूप में उसको अलाउ करती है, एंटर करती है। तो आपको फ्लो डायग्राम 3D वे में देखना है तो आप 3D वे में भी देख सकते हो कि इस तरह से आपकी जो येलो वन है, एक मिनट, कलर, लेट मी चेंज द कलर। तो ये जो आपके पास येलो वन पार्ट है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो सारे बाहर के मॉलिक्यूल्स है, रेड वन पार्ट, ये बाहर के फॉरनर मॉलिक्यूल्स है। बट वो क्या है, उसका फंक्शन क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिशन देना कि जो सेल के लिए अच्छा है सिर्फ उसको अलाउ करेगी। तो उसके अंदर देख लो आप, ब्लू वाले पार्ट में कितने कम पार्टिकल्स जा पाए, क्योंकि जो बाहर के बचे हुए पार्टिकल्स है वो क्या है, हार्मफुल है सेल के लिए। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। ठीक है, वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इफ मोटाइल, अगर वो मूवमेंट कर सकते हैं, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन। अगर वो मूवमेंट कर सकते हैं तो उनके पास क्या होना चाहिए, ऐसे हम लोकोमोशन कैसे करते हैं, हमारे पास लेग्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिमिलरली बैक्टीरियल सेल्स जो है, उनको मोटाइल यानी कि उनको मूवमेंट करनी है, तो उनके पास पैर तो होने चाहिए ना मूवमेंट के लिए। तो उनके पास क्या होता है, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। तो बैक्टीरिया इस तरह से बहुत सारे फ्लैजिला को कंटेन करके रखता है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। बैक्टीरिया के जो फ्लैजिलम होते हैं, यानी कि अब पता लगे फ्लैजिलम क्या होता है, फिलामेंटस एक्सटेंशंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। तो फ्लैजिलम क्या होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 फिलामेंट, नंबर 2 हुक, एंड नंबर 3 बेसल बॉडी। द फिलामेंट जो होता है वो लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और एक्सटेंड करता है सेल के सरफेस से बाहर की तरफ। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया सेल्स है उसमें जो फिलामेंटस एक्सटेंशन प्रेजेंट होता है उसे फ्लैजिला कहते हैं। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें हम पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं कि जो फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, यानी कि अब फ्लैजिलम के तीनों में से लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा हुआ, फिलामेंट। ठीक है, फ्लैजिलम के तीनों पोर्शन में से लंबा वाला सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन सा हुआ, फिलामेंट। तो वो क्या करता है, एक्सटैंड करता है सेल सरफेस से बाहर की तरफ। फ्लैजिला के अलावा पाइली, फिम्ब्रिए आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। तो ये भी कुछ सरफेस के स्ट्रक्चर्स है, फिम्ब्रिए और पाइली, बट क्या है, ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं, मूवमेंट में हेल्प नहीं करते हैं। द पाइली आर इलोंगेटेड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। जो पाइली होते हैं वो कुछ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा द फिम्ब्रिए आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स। जो फिम्ब्री होते हैं वो छोटे छोटे ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं। जैसे कि आपके पास ये सेल है, तो उसके साथ में, वैसे तो मैंने डायग्राम में पहले भी दिखा रखा है, ये फ्लैजिलम होते हैं, साथ में जिसके जो पैर होते हैं ना, जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं उनको, दैट इज द फ्लैजिलम। तो उनके पास फाइबर्स होते हैं जो जैसे सेल में स्प्राउटिंग आउट होते हैं, वैसे जो मैं आपको डायग्राम में भी दिखा रही हूँ। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड आल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। ठीक है, तो इसमें क्या करें, कुछ बैक्टीरिया में ऐसा होता है कि ये अटैक करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को रॉक और स्ट्रीम्स के साथ, और क्या करते हैं, होस्ट टिश्यू के साथ कंबाइन करते हैं। होस्ट टिश्यू पता है ना आपको, होस्ट जैसे पैरासाइट में होस्ट टिश्यू होता है, वैसे ही सेम हियर।
राइबोसम्स जो टर्म है स्टूडेंट्स, वो आपको 12th में भी बहुत अच्छे तक क्लियर हो जाएगी। इन प्रोकार्योटिक राइबोसम्स जो एसोसिएटेड होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। जब हमने सेल का स्ट्रक्चर किया था, याद करिए स्टूडेंट्स, तो सेल के जब पूरे स्ट्रक्चर को मैंने दिखाया था कि कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज उसमें प्रेजेंट होती है एंड कौन कौन सी चीजें उसमें प्रेजेंट होती है, तो हमने डिस्कस किया था कि प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स में एक ही सिर्फ ऑर्गेनेली है जो दोनों दोनों चीजों में प्रेजेंट होती है, जिसका नाम है राइबोसम्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही थोड़े में एसोसिएट होती है राइबोसम्स। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर, तो इसकी लेंथ साइज बता रहे हैं, एंड आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स, और वो 2 सब यूनिट्स से बनी होती है, जिसका नाम है पहला 50s और दूसरा है 30s। ठीक है, अब 50s और 30s क्या है वो आपको क्लियर हो जाएगा चैप्टर में। एस इज स्वेटबर्ग्स यूनिट, एक सेडिमेंटेशन यूनिट होती है ये, विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर तो वो 70s बनाती है। तो ये जो टर्म है आपको, ये चीज वो आपको वीडियो में आगे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो भी चीज मैं अंडरलाइन करती हूँ, कुछ हाईलाइट करती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome और polysome। बहुत सारे राइबोसोम्स जो होते हैं, जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उनमें और वायरसेस में खास करके डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए के साथ एमआरएनए का जो ये जो प्रोसेस है वो आप 12th में क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, ये प्रोसेस होता है एमआरएनए का। जब जीनोमिक डीएनए की बात करते हैं हम, तो बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं इस सिंगल आरएनए से अटैच होते हैं। आरएनए का मतलब होता है एक सिंगल स्ट्रैंड, तो ये आप आरएनए समझो, वो डीएनए हो गया और ये आरएनए हो गया, तो उसमें अटैच होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोली राइबोसोम्स। पोली मतलब बहुत सारे, राइबोसोम्स तो आपको पता है क्या होता है, प्रोकार्योट में जो एक ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है, तो पोली राइबोसोम मतलब बहुत सारे राइबोसोम। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए को प्रोटीन्स में। तो जो राइबोसोम है उसका दूसरा काम क्या हुआ, पहला काम तो प्रोटीन सिंथेसिस है। अब वो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करता है, जो एमआरएनए होता है उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, राइबोसोम्स। ठीक है, mRNA, ये आपको मैंने लिख के दिखा दिया। ठीक है, इसके बाद इसको प्रोटीन में जो कन्वर्ट कर सकता है दैट इज राइबोसोम्स। तो इसलिए प्रोटीन में कन्वर्ट करता है, दैट इज वो क्या करता है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज में काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं इंक्लूजन बॉडीज पे। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जब रिजर्व फूड को स्टोर किया जाता है तो वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, दैट इज इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है, जब प्रोकार्योटिक सेल का खाना होता है या कोई भी रिजर्व मटेरियल होता है उसका साइटोप्लाज्म में किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम। ये जो होते हैं किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से बाउंड नहीं होते, किसी भी मेम्ब्रेन सिस्टम से चिपके हुए नहीं होते, फ्रीली होते हैं एंड लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। तो वो किस में होते हैं, फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूम रहे होते हैं। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। तो ये कुछ है, ये कुछ कंपाउंड्स है जो क्या करते हैं, फ्रीली इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में घूमते हैं सेल में। ठीक है, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो गैस वैक्यूल्स भी होते हैं कुछ जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, ब्लू ग्रीन और पर्पल बैक्टीरियाज में, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। तो ये जो रेड वन मार्क किया गया आपको, दैट इज द गैस वैक्यूल्स। ठीक है, तो स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं साइनोबैक्टीरियम माइटोसाइसिस में, तो उनके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं ये सारे। ठीक है, तो ये इंक्लूजन बॉडीज आपको फर्स्ट डायग्राम में दिखा रखी है कि इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, जहां पे रिजर्व मटेरियल सेव होता है, रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर होता है, दैट इज द इंक्लूजन बॉडीज। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज की मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, थोड़े थोड़े स्टेप्स लेकर पढ़ेंगे तो आपका कोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें, कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर्स दिया करिए, ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और प्रैक्टिस भी होती रहेगी ऑनलाइन। एंड आपको अगर कोई फीडबैक देनी है तो आप मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, है ना, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।